Hello student, welcome you all to a free learning platform Let's Study India. Myself सुभाषी और हम स्टार्ट करेंगे हमारे क्लास 10th का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। अब पता तो है, चीज़ें कहीं ना कहीं आपने जान रखी हैं, पहले से पढ़ भी रखी हैं, क्लास 8 से ही या क्लास 6 से ही आपको इनके थोड़े थोड़े ओवरव्यू लेते मिल गए, ठीक है। अब ये जो रिप्रोडक्शन है, ये रिप्रोडक्शन किस रिस्पेक्ट में होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, ये हम आज पढ़ेंगे। तो पहले तो जानते हैं रिप्रोडक्शन, नाम में ही यार बोले ना, बायो क्या है, नाम का खेल है। अगर आप बायो के नाम की मीनिंग अपने आप याद कर लो तो चीज़ें कहीं ज़्यादा, कहते हैं ना, इतनी सी याद करने की ज़रूरत है तो इतनी सी की बच जाओगे। होता क्या है, री का मतलब वापस से, ठीक है। प्रोडक्शन मतलब जो भी चीज़ें आपने रखी हैं उनका वापस से प्रोडक्शन होना, ठीक। तो ये क्या है, इज बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज, ठीक है। रिप्रोडक्शन के मैनर में ही जो स्पीसीज रिप्रोड्यूस करेंगे उनकी ही जैसी नेक्स्ट जनरेशन में एक और स्पीसीज देखने को मिलेगी, ठीक। नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल एंड इंक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ द स्पीसीज। रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, ताकि पहली तो चीज सर्वाइवल के लिए, ठीक, और दूसरी पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए। आज आप रेड डाटा बुक में या रेड अलर्ट में जितनी भी स्पीसीज हैं क्यों रखी गई हैं, क्योंकि उनके रिस्पेक्ट बेसिकली उनकी पॉपुलेशन क्या होती जा रही, कम। तो कोशिश ये की जा रही है कि उनको ऐसे सिक्योर करके रखे कि कोई भी उन पे, बेसिकली आप फॉरेस्ट एरिया में चले जाओ, कोई अदर जानवर उन पे अटैक करके उनको ख़त्म ना कर पाए, इसलिए उनको एक प्रॉपरली प्रोटेक्टिव एरिया में रखा जाता है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, जूज वगैरह में इनको रखा जाता है ताकि वो वहाँ पे सिक्योर है। क्यों, क्योंकि अगर इनकी पॉपुलेशन ख़त्म हो गई तो ये एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, ठीक। तो रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है, पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए भी और प्लस सर्वाइवल के रेट के लिए भी। अब ये ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं और कैसे एग्जैक्ट कार्बन कॉपी इनकी देखनी हो। कार्बन कॉपी आप नहीं कह सकते, बट हमारे रिप्रोडक्शन यानी ह्यूमन के रिप्रोडक्शन के बाद क्या होगा, ह्यूमन ही बनेंगे, कोई और स्पीसीज तो बनने वाली नहीं है। तो ये कैसे एक से दूसरे में बेसिकली ये क्यों ऐसे एग्जैक्ट कार्बन कॉपी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, क्यों ऐसा नहीं हो रहा है कि कोई और चीज़ें आ रही हैं। तो यहाँ पे खेल आता है किसका, जेनेटिक्स का, ठीक। द डीएनए डाईऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड molecules in the chromosome in the nucleus is responsible for the transfer of characters from one parent to the offspring। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट, क्यों एक दूसरे से बिल्कुल एग्जैक्ट मिलते जुलते हम हैं, क्योंकि हमारे जो डीएनए है या हमारे जो जीन्स हैं वो हमें हमारे पेरेंट्स से मिले हैं, ठीक। उनके अंदर जो जीन्स है वो उनको उनके पेरेंट्स से मिले हैं। तो ये जो जीन है इनका जो रेशियो, जो प्रपोर्शन है वो सेम है, ठीक है। एक से दूसरे जनरेशन में यही क्या है, वेरी करता रह रहा है, यही ट्रांसफर होता रह रहा है। तो पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ये जो बेसिकली आप जीन्स के टर्म में डीएनए याद रखते हो, ठीक। आप जब जेनेटिक वाला जो चैप्टर है वो हम पढ़ाएंगे आपको, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, वहाँ पे आप चीज़ें देखोगे कि कैसे एग्जैक्ट हमें कैसे पता चला कि हमें जो चीज़ें मिल रही हैं हमारे जो पेरेंट्स हैं उनसे मिल रही हैं, उनको जो चीज़ें मिल रही हैं वो उनके पेरेंट्स से। आपने नोटिस भी किया होगा कि हम और आप कोई भी हो, हम अपने पेरेंट्स के अलावा भी अपने ग्रैंड पेरेंट्स से भी रिजेंबल करते हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे अपने दादा दादी नाना नानी जैसे दिखते हैं, बहुत सारी ऐसे उनके बिहेवियर में चेंजेस होते हैं जो उनके ग्रैंड पेरेंट्स में होता है, बुआ से, चाचा से, ऐसे सारे रिलेशन होते हैं। क्यों, क्योंकि इनके अंदर जो डीएनए है उनका कंपोजिशन समहाउ सेम रहता दिख रहा है, इसलिए चीज़ें क्या है, एक दूसरे के बिल्कुल सिमिलर होते हुए दिखती हैं। द डीएनए इज द सेल न्यूक्लियस इन द फॉर्मेशन ऑफ द सोर्स ऑफ मेकिंग प्रोटीन। डीएनए की बेसिकली आप पढ़ोगे ये चीज़, डीएनए बेसिकली बनाता है प्रोटीन, ठीक है, लेकिन डायरेक्ट नहीं। डीएनए खुद को पहले चेंज करता है आरएनए में, और आरएनए डायरेक्टली कोड करता है किसको, प्रोटीन को। तो डीएनए से बेसिकली इंफॉर्मेशन का सोर्स क्या है, प्रोटीन। एक से दूसरे अमीनो एसिड को कोड करते करते क्या बनते हैं, हमारे प्रोटीन्स। अब द डीएनए कॉपीज विल बी सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल टू। अब हम अपने माँ बाप के बच्चे तो हैं, ठीक है, हमारी हरकतें, हमारे बहुत सारे बिहेवियर, हमारे फेसेस समहाउ अपने मम्मी पापा से मिलते हैं, लेकिन क्या हम उनके एग्जैक्ट कार्बन कॉपी हैं,
जैसे वो दिखते हैं वैसे हम हैं, ऐसा तो नहीं है। यानी कहीं ना कहीं चीज़ें वैरी कर रही हैं, वेरिएशन आ रहा है, और यही वेरिएशन टर्म दे रहा है क्या, आगे चल के आप पढ़ोगे इवोल्यूशन का। ठीक है, बेसिकली वेरिएशन आना बहुत ज़रूरी है। अब आप ये सोचो कि अगर वेरिएशन नहीं होता, हम अपने माँ बाप, नॉर्मली अगर किसी के घर में कोई ओल्ड लोग होंगे, ठीक है, ओल्ड एज बेसिकली जिनकी 70+ एज होगी, वहाँ पे दादी दादी या नानी नानी ऐसे कुछ होंगे, तो आपने देखा होगा कि उनके अंदर जो इन्वायरमेंट को झेलने वाली स्थिति है वो हमसे काफ़ी वीक है। ठीक है, देखा भी होगा ठंडी अच्छी खासी पड़ रही है अभी तो वहाँ पे क्या होगा, इन्वायरमेंट के जितने भी सर्कमस्टांसेस हैं उनको कैरी करने की या उनको टॉलरेट करने की जो इफ़िशियंसी है या जो कैपेसिटी है वो बहुत कम है। लेकिन हम अच्छे खासे हैं, इतने ठंड में भी हम आराम से अपनी चीज़ों को कैरी आउट कर सकते हैं। अब कुछ ऐसे महान हस्तियाँ भी होंगे जिनको रजाई से बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिलता होगा, कि नहीं दिन भर ठंडी शुरू हुई नहीं, रजाई में घुस के बैठ जाओ, ना पढ़ाई होगा ना कोई काम होगा। होता है, इनफैक्ट हमारे भी सिबलिंग्स हैं ऐसे जो इस केस को फॉलो अप करते हैं, इसलिए पता है। तो क्या हो रहा है, अगर वेरिएशन ना क्रिएट होता, हम भी अपने नाना नानी या दादा दादी जैसे ही इम्यूनिटी पावर लेके चलते, तब तो हम बीमार पे बीमारी पड़े रहते। कभी बेसिकली इतनी ठंड में हम घर से बाहर क्या, रजाई से भी बाहर नहीं निकलने की स्थिति में रहते हैं। ठीक है, तो वेरिएशन आना ज़रूरी है ताकि हम अपनी सर्वाइवल रेट को अच्छी से अच्छी कर सके, क्योंकि इन्वायरमेंट्स तो चेंज होंगे। हम इतने सारे कहते हैं ना, डिफॉरेस्टेशन हो रहे हैं, इतनी सारी पोल्यूशन रेट बढ़ रही है, तो उसकी वजह से इन्वायरमेंटल फैक्टर तो इफेक्ट होंगे ही। लेकिन अगर हमारी बॉडी उनको अडॉप्ट नहीं कर पाएगी तो चीज़ें क्या होंगी, समहाउ हमें दिक्कत करना शुरू करेंगी। और यही दिक्कतें से बचने के लिए हमारी बॉडी में हमारे जीन्स क्या होते हैं, वेरी करते रहते हैं, ताकि नेक्स्ट जनरेशन को और ज़्यादा टॉलरेटेबल और स्ट्रॉन्ग बना सके। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आया कि हम कैसे एग्जैक्ट कॉपीज़ हैं अपने पेरेंट्स की। क्यों, इसके लिए सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल कौन है, हमारे डीएनए, क्योंकि वही डीएनए हमारे बेसिकली आपने सुना होगा कि न्यूज़ में, टीवी में, किसी ड्रामा शो में कि अगर किसी को पता नहीं कि उसके पेरेंट्स कौन है तो डीएनए कॉपीज़ मैच करी जाती हैं, क्योंकि जो पेरेंट्स में डीएनए होगा वही उनके ऑफस्प्रिंग या उनके बच्चों में भी डीएनए होगा। तो यही डीएनए आपके पेरेंट्स में भी है, यही डीएनए आप में भी है। ठीक है, यानी यही जो है जनरेशन से जनरेशन पास आउट हो रही है। इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन, वेरिएशन का क्या इंपॉर्टेंट है, अभी हमने डिस्कस किया है कि वेरिएशन नहीं होगा तो सर्वाइवल रेट बहुत लो हो जाएगी। वेरिएशन होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप जितने भी इन्वायरमेंटल या फिजिकल जो भी चेंजेस हैं उनको आप टॉलरेट कर सको। अगर वेरिएशन नहीं होगा तो चीज़ें वहीं के वहीं स्टॉप, और वहीं के वहीं आप सोचो, आप यहीं के यहीं बैठे हो और आसपास की चीज़ें बदलेंगी तो इफेक्ट तो आप पे पड़ेगा ना। अब अगर आप भी खुद को बदलते हो उन आसपास की चीज़ों के अनुसार तो चीज़ें क्या होंगी, कैरी आउट करना या उनमें रहना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो यही रोल निभाता है कौन, वेरिएशन। वेरिएशन इज़ यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज ओवर टाइम। ठीक है, ये है वेरिएशन का एडवांटेज। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल का मतलब सेक्सुअलिटी एब्सेंट है। ठीक है, सेक्सुअलिटी एब्सेंट है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच का डिफरेंस हम समझेंगे। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट हो, मतलब क्या है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं नए ऑफस्प्रिंग को लाने में। ठीक है, दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वेशन नहीं होता। क्यों, क्योंकि दो गैमेट्स का फ्यूजन, गैमेट्स बनते ही नहीं तो फ्यूजन कैसे होगा। ठीक, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ना ही गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, ना ही दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, सिंगल पेरेंट ही ऑफस्प्रिंग को जन्म देते हैं। गैमेट्स आर नॉट फॉर्म, न्यू इंडिविजुअल इज आइडेंटिकल टू द पेरेंट। और ये इसकी खास चीज़ क्या है कि यहाँ पे सिंगल ही पेरेंट, जब आप बेसिकली फ्यूज़न होता है, गैमेट्स का फ्यूज़न हो रहा है तो वहाँ पे वेरिएशन के चांसेस होते हैं बहुत हाई रेट पे। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन के चांसेस नहीं होते। तो जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं वो बिल्कुल क्लोन होते हैं अपने किसके, पेरेंट के। ऐसा लगता है कि नहीं, एकदम कार्बन कॉपी अपने पेरेंट के। इसका एग्जाम्पल आप अमीबा, बैक्टीरिया, बहुत सारे इसके एग्जाम्पल है जहाँ पे वो एक ही डिवाइड करके दो डॉटर सेल को प्रोड्यूस करता है।
एग्जाम्पल के तौर पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ रिप्रोडक्टिव प्रोसेस डिवॉइड ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता। तो बेसिकली आप देख रहे हो एक था, एक सेल ने क्या किया, डिवाइड करने की स्थिति में और फाइनली डिवाइड हुआ। तो ये और ये काफी सिमिलर है, यानी यहाँ पे आइडेंटिकल होते हैं, यहाँ पे चेंजेस नहीं आते, ठीक है, वेरिएशन नहीं क्रिएट होता। नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल का जस्ट अपोजिट है सेक्सुअल, यानी यहाँ पे गैमेट्स का फॉर्मेशन भी होगा, गैमेट्स का फ्यूजन भी होगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे सिंगल पेरेंट नहीं, दोनों ही पेरेंट मेल और फीमेल दोनों ही बेसिकली उनके गैमेट्स आपस में फ्यूज हो जाएंगे। मेल एंड फीमेल गैमेट्स गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल। नंबर 1 पॉइंट, मेल और फीमेल दोनों का ही गैमेट एक नए इंडिविजुअल के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। गैमेट्स आर फॉर्म्ड, न्यू इंडिविजुअल इज जेनेटिकली सिमिलर बट आइडेंटिकल टू पेरेंट्स। आइडेंटिकल नहीं होगा, जेनेटिकली जो उनके जीन में है, जो हमारे पेरेंट के जीन में है, वही हमारे भी जीन में है, लेकिन क्या हम आइडेंटिकल है बिल्कुल अपने पेरेंट्स के? नहीं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होते हैं वो क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग दोनों आइडेंटिकल होते हैं, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आइडेंटिकल नहीं होते, पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग दोनों ही एक दूसरे से कहीं ना कहीं वैरी करते रहते हैं, लेकिन इनके जेनेटिक्स टर्म में अगर आप बात करें, जीन्स को देखें तो वो समहाउ सिमिलर होते हैं। वेरिएशन अकर, ठीक, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेन पॉइंट क्या है कि यहाँ पे वेरिएशन होगा, जबकि एसेक्सुअल में वेरिएशन के चांसेस ना के बराबर होते हैं। ये है हमारा एग्जाम्पल, बेसिकली मेल स्पर्म और फीमेल का एग आपस में फ्यूज करके क्या बनाएगा, जाइगोट। जाइगोट के फ्यूजन से क्या, बेसिकली उनके सेल डिवाइड कर करके क्या बनाएंगे, एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो ही 9 मंथ के गैस्ट्रेशन पीरियड के बाद बेबी में ट्रांसफॉर्म होगा, ठीक है। अब मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि एसेक्सुअल जो हो रहा है, अब ये हर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीके से होता है। तो पहले हम बात करेंगे फिजन। फिजन और फ्यूजन अलग अलग टर्म है, एक जैसे कंबाइन करके मत पढ़ना कभी भी आप। फिजन का मतलब ब्रेक डाउन, चीजों का टूटना। द पेरेंट सेल डिवाइड इनटू डॉटर सेल, एक पेरेंट सेल है, ठीक है, इसके अंदर बेसिकली डिवाइड क्रिएट करेगा और किसना, 2 डॉटर सेल का या 2 से ज़्यादा डॉटर सेल का फॉर्मेशन करेगा। तो हम अगर 2 डॉटर सेल बना रहे हैं तो ये कहलाता है क्या, बाइनरी। साइंस की भाषा में बाइनरी, टर्शरी, ठीक है, क्वाड्रेटनरी, ये सब बाइनरी का मतलब क्या है, 2, यानी एक पेरेंट डिवाइड किया और डॉटर सेल कितने प्रोड्यूस हुए, 2 सेल प्रोड्यूस हुए। एग्जाम्पल है इसका क्या, अमीबा। अगर 2 की जगह मल्टीपल बेसिकली सेल प्रोड्यूस हुए या मल्टीपल डॉटर सेल प्रोड्यूस हुई तो उनका एग्जाम्पल क्या है, किसी को याद है? फिलहाल ये है अमीबा में बाइनरी फिजन, जो हमारे एनसीईआरटी का ही पार्ट है। यहाँ पे अमीबा क्या होगी, पहले तो अपने न्यूक्लियस को डिवाइड करेगी, न्यूक्लियस के बाद वो अपने साइटोप्लाज्म को डिवाइड करेगी और फिर फाइनली 2 डॉटर सेल के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगी। एक और टॉपिक है, अच्छा आपको पहले ये बताओ कि अगर क्या हम इसको ग्रोथ बोल सकते हैं? ग्रोथ का मतलब क्या है, सेल के नंबर को बढ़ना। तो यहाँ पे भी तो 1 से 2 सेल हो रहे हैं, तो ऐसा बताया गया है या ऐसा बोला जाता है कि जितने भी हमारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं वो बेसिकली ग्रोथ भी करते हैं साथ में और साथ में रिप्रोडक्शन भी करते हैं। यानी ये बाइनरी फिजन में आप एग्जाम्पल देख रहे हो, 1 से क्या बने 2, तो यहाँ पे सेल का ग्रोथ तो हो गया लेकिन साथ ही क्या हो गया, रिप्रोडक्शन, यानी दोनों क्या कोऑर्डिनेट मैनर में चलते रहते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा पॉइंट है, याद करना चाहो तो कर सकते हो आप। नेक्स्ट है मल्टीपल फिजन, मेनी सेल्स आर फॉर्म, ठीक है, बाइनरी में सिर्फ 2 सेल बनेगी, मल्टीपल फिजन में 2 से ज्यादा सेल बनेगी। एग्जाम्पल इसका प्लाज्मोडियम, यहाँ पे एक सेल क्या होगी, डिवाइड करके कई सारे सेल फॉर्म करेगी और वो कई सारे सेल क्या होंगे, इसके जो बेसिकली आउटर लेयर है वो एक टाइम के बाद रप्चर हो जाएगी, फट जाएगी और उसमें से जितने मेरोजोइड्स हैं वो क्या होंगे, बाहर हो जाएंगे। एग्जाम्पल है इसका क्या, प्लाज्मोडियम। अब आपको इस पूरे ही चैप्टर में याद रखना है मोड ऑफ न्यूट्रिशन के जितने एग्जाम्पल हैं, क्योंकि हम डिफिनीशन तो कहीं ना कहीं सुने हैं, बता लेते हैं कि रीजनरेशन क्या हो रहा है, बाइनरी फिजन क्या हो रहा है, मल्टीपल फिजन क्या हो रहा है,
लेकिन एग्जाम्पल भूल जाते हैं। और आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए डिफाइन करने के लिए तो बेसिकली आपको एग्जाम्पल के साथ डेफिनेशन देनी है, ठीक है। डेफिनेशन लिखो और लास्ट में नीचे एग्जाम्पल लिखना मस्ट है, तब जाके आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे। फर्मेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है? फ्रैगमेंट्स में टूटना, चीज़ों का फ्रैगमेंटेशन मतलब फ्रैगमेंट्स में टूटना। द मैच्योर ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल पीसेस एंड ईच पीसेस डेवलप इन न्यू इंडिविजुअल। एग्जाम्पल है स्पाइरोगायरा। यहाँ पे एक नया बेसिकली ऑर्गेनिज्म क्या होगा, उसके अंदर कुछ ना कुछ सेप्टा क्रिएट होंगे जहाँ से उनको ब्रेक डाउन करना है, ठीक। अब यहाँ पे सेप्टा प्रोड्यूस हुआ, यहाँ पे सेप्टा प्रोड्यूस हुआ, तो क्या होगा, ये यहाँ से टूट के एक फर्टाइल सॉइल में जैसे ही गिरेगा वहां से क्या होगा, फिर एक नया प्लांट ग्रो करना शुरू कर जाएगा। एग्जाम्पल है इसका क्या, स्पाइरोगायरा, ठीक है। फ्रैगमेंट्स में टूटना इज कॉल्ड फ्रैगमेंटेशन। नेक्स्ट है रीजनरेशन। रीजनरेशन में क्या हो रहा है, चीजें रीजनरेट कर रही हैं, ठीक। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों, इनफैक्ट बच्चों को कंफ्यूजन क्या होती है, मैम लिजार्ड भी तो इसका केस है, लिजार्ड की भी तो टेल कट जाती है तो उनके अंदर रीजनरेशन होता है। नहीं, वो टेल से कई नई लिजार्ड नहीं बनती है, ठीक है, उनके अंदर रीजनरेटिव टिश्यू पाई जाती है, उस टेल से कोई नई लिजार्ड या नई छिपकली नहीं बनने वाली। इसलिए आप रीजनरेशन के बेसिकली एग्जाम्पल में लिजार्ड नहीं लिख सकते। बहुत सारे बच्चे, आप इनफैक्ट खुद को, बहुत सारे बच्चों को अभी भी डाउट होगा कि नहीं लिजार्ड की एग्जाम्पल लिख सकते, क्यों, क्योंकि उनकी टेल एक टाइम के बाद ग्रो कर देती है, टूट के निकल जाती है तो वापस टेल, तो उनके अंदर रीजनरेटिव टिश्यू पाई जा रही है। क्यों, टेल कट के निकला है तो टेल ही वापस ग्रो कर रहा है, ठीक, नया कोई लिजार्ड वहां पे ग्रो नहीं कर रहा है, इसलिए वो आप उसको एग्जाम्पल नहीं मान सकते। इफ समहाउ organism broke up or cut into more than one pieces, each pieces grow into complete organism। एग्जाम्पल है प्लेनेरिया और हाइड्रा। प्लेनेरिया का एग्जाम्पल अगर आप लो, इसको आप 20 से कट करो, 2 पार्ट में कट हुए, अब ये दोनों पार्ट ही क्या एक नए प्लेनेरिया का फॉर्मेशन कर देंगे। हाइड्रा भी सेम चीज से फ्लो करता है। अब हाइड्रा का एग्जाम्पल आप बडिंग में भी पढ़ोगे और हाइड्रा का ही एग्जाम्पल क्या है, रीजनरेशन के ही टॉपिक में है, तो दोनों ही जगह हाइड्रा का एग्जाम्पल है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। और एक एग्जाम्पल क्या है, स्टारफिश का। यहाँ पे भी अगर स्टारफिश की कोई एक बेसिकली पार्ट कट कर दो आप, तो वो नए फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, नए स्टारफिश का रूप ले लेगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस कहलाता है रीजनरेशन, यानी चीज़ें वापस से क्या हुई हैं, एक नया ऑर्गेनिज्म रीजनरेट हुआ है, कट या जो भी पीसेज आपने कट किए थे या टूट गया था उसके थ्रू, ठीक है। Budding, bud developed as the outer growth due to repeated cell division one specific site. These buds develop into teeny individual and when fully mature detach from the parent body and become new independent। क्या हो रहा है, मान लो ये हाइड्रा है, एक टाइम के बाद इन पे ऊपर छोटा सा बड रीजन होगा, ठीक। अब ये बड रीजन टाइम टू टाइम क्या होगा, बढ़ता जाएगा, और एक टाइम ऐसे आएगा कि ये बड रीजन क्या होगा, इनकी बॉडी से डिटैच होकर एक फर्टाइल सॉइल में गिर जाएगा, और जहाँ पे ही गिरेगा वहाँ से एक नया ऑर्गेनिज्म बेसिकली जन्म ले लेगा, यानी ये फॉर्म जो गिरा यहाँ से एक नया हाइड्रा क्रिएट हो जाएगा। इसी को कहते हैं हम क्या, बडिंग, ठीक है। एग्जाम्पल इसका याद रखना है, हाइड्रा है, वही चीज हो रही है, हाइड्रा ही क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हो उसके बर्ड अपीयर हो रहे हैं, बर्ड ही एक टाइम के बाद क्या होंगे, ग्रो करते करते टूट के डिटैच हो जाएंगे उनकी बॉडी से, और फिर इंडिपेंडेंटली एक नया हाइड्रा प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है स्पोर फॉर्मेशन। टीनी बॉब ऑन अ स्टिक structure are involved in the reproduction. These bulbs are sporangia which contains cell or spores that can eventually develop into new individuals. The spores are covered by thick wall that protect them until they came into the contact with another moist surface and can begin to grow. स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, चीज़ें जितने भी आपके स्पोर फॉर्म करना, आपने देखा होगा गर्मियों के सीजन में वाइट वाइट सा एक बेसिकली आता है,
उड़ते हुए घर में स्ट्रक्चर आता है, जिसको हर जगह अलग अलग नाम से बेसिकली, कहीं आपको उसको चुड़ैल, भूत, तो पता नहीं क्या क्या लोग अलग अलग नाम, बेसिकली उनका वाइटेस्ट स्ट्रक्चर होता है, आई थिंक ऐसा इसीलिए बोला जाता है। ठीक है, आपने घर में देखा होगा, नॉर्मली गर्मियों के सीज़न में उड़ते हुए चले आते हैं। ठीक, मदार के पेड़ से वो रिलीज होते हैं। तो बेसिकली वो भी हमारे क्या हैं, स्पोर ही हैं। स्पोर फॉर्मेशन में स्पोर जो होते हैं वो एक बेसिकली स्पोरोजोइट्स के फॉर्म में फट के बस्ट होके, और वो फिर सॉइल के थ्रू या वाटर या विंड के थ्रू क्या होते हैं, एक से दूसरी जगह फ्लो करते रहते हो, और फिर उनको जहाँ पे भी सुटेबल कंडीशन मिला, अगर वो वहाँ पे गिर गए, जहाँ भी उनको सुटेबल कंडीशन मिला, वो वहाँ पे एक नए प्लांट के फॉर्म में ग्रो कर जाते हैं। यही कहलाता है हमारा क्या, स्पोर फॉर्मेशन। यानी स्पोर की वजह से क्या हुआ, एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हुआ। इसका एग्जाम्पल क्या है, किसी को याद है एग्जाम्पल इसका? राइजोबियम। ठीक है, यहाँ पे आप देख लो स्पोर ही है। स्पोर क्या हुआ, एक टाइम के बाद बर्स्ट हुआ, स्पोरेंजिया। ये जो स्ट्रक्चर है आउटर कवरिंग, ये कहलाता है स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया के अंदर प्रोड्यूस होता है स्पोर, और वो एक टाइम के बाद बर्स्ट होगा, और विंड के थ्रू या जहाँ पे भी गिरेगा, और वो पानी, एक्वेटिक प्लांट है तो पानी में ही गिरेगा, और पानी के थ्रू एक से दूसरी जगह वो फ्लो करता रहेगा। और अगर ये पानी में नहीं है, टेरेस्ट्रियल प्लांट है, ज़मीन पे पाया जा रहा है, तो विंड के थ्रू क्या होगा, ये अपनी इनिशियल और फाइनल स्टेट चेंज करता रहेगा। जहाँ पे भी उसको सुटेबल कंडीशन मिल गई, अगर वो वहाँ पे गिरा हुआ है, फर्टाइल सॉइल, सब कुछ सुटेबल कंडीशन है, तो वो वहाँ पे ग्रो कर जाएगा। आपने बेसिकली बारिश के टाइम पे देखा होगा, आप थोड़ी देर के लिए रोटी या ब्रेड खुला छोड़ दो, उस पर थोड़ा ग्रीन ग्रीन से स्लाइटली ब्लूइश कलर के फंजाई ग्रो करना शुरू कर देते हैं, तो उनके अंदर भी वही स्पोर फॉर्मेशन करते हैं। अब आप कहोगे मैम वो वहाँ कहाँ से पहुँच गए, वो हमारे हवा में ऑल टाइम, क्योंकि फंजाई को अपने आप को रिप्रोडक्टिव लाइफ में लाने के लिए सबसे बेस्ट कंडीशन है मॉइस्ट और ह्यूमिड रीजन। वो जैसे ही उस एरिया में आते हैं वैसे ही क्या होने लगते हैं, ग्रो करना शुरू कर देते हैं। ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है स्पोर फॉर्मेशन के अंदर। ठीक है, आपका एक टॉपिक बच रहा है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ये दोनों ही चीज़ें हम रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी आपने जितना पढ़ा उसके एग्जाम्पल के साथ, और एक बार बस उनकी डिफिनीशन पढ़ लो। ठीक है, और एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करते रहना मस्ट है, ताकि आप अच्छे से अच्छे नंबर स्कोर कर सको। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।